Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. ई लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के टॉपिक मोर्गेज बंधक विषय पर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मोर्गेजी, बंधकदार के अधिकार और दायित्व, सेक्शन 67 से लेकर 71 तक, सेक्शन 61 राइट टू फोरक्लोजर ऑफ सेल, सेक्शन 67A mortgagee when bound to bring one suit on several mortgages, section 68 right to sue for mortgage money, section 69 power of sale when valid, विक्रय करने की शक्ति कब विधि मान्य होगी, बंधक धन के लिए वाद कब लाया जा सकेगा, साथ ही रिसीवर की नियुक्ति 69A में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कि रिसीवर को कब अपॉइंट किया जाएगा बंधक संपत्ति के लिए, उसका देखरेख वो कैसे करेगा। साथ ही हमने सेक्शन 70 एसेसन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, बंधक संपत्ति में अनुवर्ती, और सेक्शन 71 बंधकित पट्टे का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, इनको हमने सेक्शन 67 से लेके 71 तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। बंधकदार के अधिकार और अधिकारों को हमने जाना। आज हम लोग यहाँ पे सेक्शन 72 राइट ऑफ मॉर्गेजी इन पोजीशन, सह कब्जा बंधकदार के अधिकार, अर्थात बंधकदार जब कब्जा उस पे रखता है तो उसके राइट्स क्या क्या होंगे वो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मॉर्गेजी में स्पेंड सच मनी एज इज नेसेसरी for the preservation of the mortgage property from destruction, forfeiture or sale, for supporting the mortgagor's title to the property, for making his title thereto good against the mortgagor, and when the mortgaged property is a renewable leasehold, for the renewal of the lease, and may, in the absence of a contract to the contrary, add such money to the principal money at the rate of interest payable on the principal, and where no such rate is fixed at the rate of 9% per annum। अर्थात मोर्गेजी जो है वो मोर्गेज प्रॉपर्टी पे कुछ धन खर्च कर सकता है। कितना और कैसे वो खर्च करेगा इसकी व्यवस्था सेक्शन 72 में बताई गई है कि बंधकदार जो है वो मोर्गेज प्रॉपर्टी पे उस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन अर्थात उसके नाश या उसकी जब्ती, फॉरफीचर या सेल से बंधक संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए, उनसे वो उसको बचाने के लिए, साथ ही उस संपत्ति पे बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए या उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध तय करने के लिए, और बंधक संपत्ति नवीनीकरण अगर पट्टा वाली है तो पट्टे के नवीनीकरण के अगर आवश्यक है तो ऐसी अगर उन दोनों के बीच में कोई तत्प्रतिकूल संविधान नहीं हो तो ऐसे धन को मूलधन में जोड़ सकेगा और वो ये सारे खर्चे उसमें से कर सकेगा। अर्थात जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी जा चुकी है, बंधक संपत्ति की जा चुकी है तो वो उस बंधककर्ता उस बंधक की गई संपत्ति को सेफ रखने के लिए, परिरक्षित करने के लिए, रिजर्व करने के लिए कोई भी जो उसके हक को समर्थन करती हो, अर्थात उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, नाश से बचाने के लिए, या अगर उसकी जब्ती कहीं और हो रही है या उसका मॉर्गेज कहीं और था उसको बेचा जा रहा है तो उन सब से बचाने के लिए उसको वो उतना धन उसमें व्यय कर सकेगा। साथ ही अगर उन दोनों के बीच में, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में कोई ऐसी प्रतिकूल संविधान नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी भाग के नुकसान से भी बचा सकता है जो
उसे फायर से होने वाला हो या किसी और तरह से होने वाला हो, उस मतलब मूल जो है इसका सार जो है सेक्शन 72 का वो ये है कि बंधककर्ता जो है, बंधकदार जो है, वो उस प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए उस पे धन व्यय कर, provided that the expenditure of money by the mortgagee under clause B or clause C shall not be deemed to be necessary unless the mortgagor has been called upon and has failed to take proper and timely steps to preserve the property or to support the title. Where the property is by its nature insurable, the mortgagee may also, in the absence of a contract to the contrary, insure and keep insured against loss or damage by fire the whole or any part of such property, and the premiums paid for any such insurance shall be added to the principal money with interest at the same rate as is payable on the principal money, or where no such rate is fixed at the rate of 9% per annum. अर्थात जहां सेक्शन 72 ये भी साथ में कहता है कि बंधकदार जहां पे ये कहा गया है कि वो उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए और उस संपत्ति के नाश या फोरफीचर या सेल से परिरक्षण करने के लिए कुछ भी तरह का अगर उसके अधीन किया गया जो धन उसने खर्च किया है, वहां ये आवश्यक नहीं समझा जाएगा कि जब तक बंधककर्ता संपत्ति को परिरक्षित करने के लिए जहां उसको अपेक्षा की गई है, ऐसी अपेक्षित में किया गया हो, यथा समय ऐसा उठाने में असफल नहीं हो गया हो, वह संपत्ति अपनी प्रकृति से बीमा योग्य है। इंश्योरेंस जहाँ है, वहां अगर उन दोनों के बीच में तत्प्रतिकूल संविधान नहीं है, तो बंधकदार ऐसी सब संपत्ति या उसके किसी भी भाग को नुकसान से बचाने के लिए जो उसके फायर से हो या बीमा से भी उसका ऐसा खर्चा ले सकेगा या प्रीमियम उस दर से जो मूलधन पे दे है, उससे वो उसके ऐसी दर, और जहां पे उन दोनों के बीच में कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, तो वहां वो ऐसा जो क्या करेगा, इस मतलब जितना जहां पे नहीं फिक्स किया गया तो रकम की 2/3 से अधिक नहीं होगी, या फिर ऐसा वो लेगा जहां 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़ा जाएगा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि अगर उनके बीच में इंश्योरेंस या कुछ इस तरह का कुछ किया है, तो वैसा हो जाएगा, वो उस प्रीमियम से उसको वसूल सकेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 9% ब्याज से फिक्स रेट से उसको वार्षिक ब्याज से उसको दिलवाया जाएगा। अर्थात मोटा मोटा जो है सेक्शन 72 जो है वो ये कहता है कि बंधकदार का दायित्व है कि वो संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ पैसा खर्च कर सकता है, और जो वो खर्च करेगा उसको वो मूलधन में जोड़ सकेगा। सेक्शन 72 सिर्फ यहाँ पे इतना कहना चाहता है कि उसको उस प्रॉपर्टी से जो उसके पास मॉर्गेज की गई है, क्योंकि जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी गई है तो जिस हालत में है वो बंधककर्ता उसको वैसे ही वापस चाहेगा जब वो छुटाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि संपत्ति नष्ट हो गई हो। इसलिए बंधकग्रस्त संपत्ति को उस विनाश से बचाने के लिए, जब्ती या सेल से बचाने के लिए उसको उस प्रॉपर्टी में कुछ खर्च करने का राइट बंधकदार का है। वो चाहे तो उसमें कुछ खर्च कर करके उस प्रॉपर्टी को, जैसे रिन्यूअल कराना है उस पट्टे का या कोई और वैध खर्चे हैं, तो उनको वो खर्च करके उनको वो बाद में मूलधन में उसे वसूल सके। सेक्शन 73 right to proceeds of revenue sale or compensation on acquisition। सेक्शन 73 जो है वो रेवेन्यू के लिए किए गए विक्रय जो होंगे उन पे कंपनसेट पे अधिकार देता है। बंधकदार को यह अधिकार है कि वो रेवेन्यू के लिए कोई सेल की गई है या किसी तरह से किसी बंधक संपत्ति ने ऐसा कोई भाग या कोई भी हित जिसके बारे में संपत्ति पे कोई रेवेन्यू बकाया है वो उसको नहीं चुकाए, उसके कारण वो बेची जा रही है, तो उसको वो दे सकता है, चुका सकता है। ये सेक्शन 73 में की व्यवस्था की गई है। वेयर द मोर्गेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट
thereof or any interest therein is sold owing to failure to pay arrears of revenue or other charges of a public nature or rent due in respect of such property, and such failure did not arise from any default of the mortgagee, the mortgagee shall be entitled to claim payment of the mortgage money in whole or in part out of any surplus of the sale proceeds remaining after payment of the arrears and of all charges and deduction directed by law। अर्थात जहां संबंधक संपत्ति या उसकी कोई भाग जो है या उसमें कोई हित जो है ऐसी संपत्ति के बारे में अगर कोई रेवेन्यू बाकी है या लोक प्रकृति या ऐसा कोई है जो पब्लिक नेचर का है, उसका रेंट को ड्यू रह गया है, तो या फिर असफल है उसको चुकाने में, वहां बंधकदार उस बकाया और जितने भी चार्ज उस पे होंगे, कुछ अधिशेष जो रह गए, उसमें से बंधक धन के पूर्णतः या भागते दिए जाने का दावा करने का हकदार होगा। अर्थात जो रेवेन्यू उसने चुकाया है वो उसको वसूल करने का बंधकदार का अधिकार होगा। Where the mortgage property or any part thereof or any interest therein is acquired under the Land Acquisition Act 1894, 1 of 1894, or any other enactment for the time being in force providing the compulsory acquisition of immovable property, the mortgagee shall be entitled to claim payment of the mortgage money in whole or in part out of the amount due to the mortgagor as compensation। अर्थात जहां बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग या कोई हित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या इमूवेबल प्रॉपर्टी के आवश्यक खर्चे के लिए उपबंध करने वाली उस समय प्रचलित अगर कोई विधि थी, उसके अधीन अगर उसने ऐसा अर्जित किया है, उस टाइम 1894 में जो व्यवस्था थी लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, अगर उसके तहत अगर उसने कोई मॉर्गेज मनी या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्गेज बंधक रख करके कोई धन लिया है, तो ऐसे बंधककर्ता को कंपनसेशन के रूप में जो भी अमाउंट उसका ड्यू है, उसमें से बंधक धन के पूर्णतः या भागतः समुदाय का दावा करने का हकदार होगा। अर्थात उस जमाने में किया गया 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कोई किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है मॉर्गेज की, तो उसमें अगर कोई मनी ड्यू है उसको भी वो वसूल करने का हकदार। Such claims shall prevail against all other claims shall prevail against all other claims except those of prior encumbrance and may be enforced notwithstanding that the principal money on the mortgage has not become due। अर्थात ऐसे दावे जो पहले से किसी उसके अधीन जो प्रिवेल किए गए हैं अगेंस्ट, उन सब दावों के विरुद्ध डोमिनेट होंगे इस बात के होते हुए बंधक पे मूलधन अगर ड्यू नहीं हुआ है तो एनफोर्स नहीं किए जाएंगे। अर्थात सेक्शन 73 का जो है 73 का थर्ड क्लोज जो है वो ये कहता है कि अगर पहले से उस प्रॉपर्टी में कोई दावे हैं तो वे सब दावे अगर मूलधन बंधक पे मूलधन ड्यू नहीं हुआ है तो एनफोर्स नहीं किए जाएंगे। यानी कि जैसे ही मूलधन सौदे होगा, यानी कि मूलधन या ब्याज जो भी है मॉर्गेज मनी चुकाने की डेट जब बीतेगी ड्यू हो जाएगा। जैसे किसी को 20 जनवरी को देना था और 21 जनवरी जब तक नहीं होगी तब तक 21 जनवरी 20 जनवरी से 2020 को अगर ऋण चुकाया जाना था और 21 जनवरी 2020 तक ऋण नहीं चुका गया, अर्थात मॉर्गेज जो मनी है वो जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा। अर्थात सेक्शन 73 भी बंधकदार को यह अधिकार देती है कि वो जो उसके पास प्रतिभूति के तौर पे जो सिक्योरिटी रखी गई है उसमें वो दावा करके अपना जब ऋण ड्यू होता है तो उस ऋण को वसूल सकेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी अर्थात प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत जो है वो यहाँ पे लागू होता है। प्रतिभूति प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब मूलधन जो लिया जाएगा, ये सिद्धांत ये कहता है कि
बंधकदार जो है, मोर्गेजी जो है, न केवल बंधकित संपत्ति मतलब मोर्गेज जो प्रॉपर्टी रखी गई है, ना केवल उसी को लेने का हकदार है, बल्कि वो उस संपत्ति को भी ले सकता है जो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है। यदि बंधक द्वारा ऐसा कोई भी उसका ऋण चुकाने में कोई भी लैप्स नहीं किया गया, व्यतिक्रम नहीं किया गया है, तो बंधकित संपत्ति अपना नया फॉर्म ग्रहण करती है और प्रतिभूति जो है नष्ट नहीं की जाती। अर्थात उससे बचाने के लिए जो आपने सेक्शन 72 में देखा कि नाश या उस संपत्ति के फोरक्लोजर से उसको बचाने के लिए जो उनका नया रूप दिया गया है, वो प्रॉपर्टी उस रूप में सिक्योर हो जाती है, प्रतिभूति नष्ट नहीं होती है। बंधक संपत्ति के साथ नए रूप में नए तरह से उस मूलधन और जो ब्याज है वो मॉर्गेज मनी जो है वो शिफ्ट हो आता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत है। मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी, अर्थात मॉर्गेजी जो है बंधकदार वो बंधक संपत्ति के साथ साथ उसको ये सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी जो है प्रतिस्थापित सिक्योरिटी जो है उसको भी लेने का हकदार होता है। बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी, प्रतिस्थापित प्रतिभूति को लेने के आधार क्या क्या है? रेवेन्यू सेल्स जो के मामले जो होते हैं, जैसे रेवेन्यू विक्रय जब की जाती है, संपत्ति पे मान लीजिए कोई रेवेन्यू बाकी है, गवर्नमेंट का कोई टैक्स बकाया है, तो उसके अधीन वो बेची जाएगी, जैसे ऑक्शन होगा या बैंक ऑक्शन कराएगा या बैंक के पास गिरवी है तो यहाँ क्या होता है कि जब बंधकदार के अधिकार जो है उस संपत्ति के साथ हस्तांतरित हो जाते हैं, जो सरकारी पेमेंट्स के बाद बचती है, शेष रह जाती है उस प्रॉपर्टी में। जैसे रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने अपना सरकारी वो ड्यू ले लिया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी शेष बचेगी उस प्रॉपर्टी में उस बंधकदार के अधिकार रह जाते हैं। इसे हम एक केस के माध्यम से पट्टामल वर्सेज कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास 56 मद्रास लॉ वीकली 62 इस केस के माध्यम से समझ सकते हैं। इस केस में ये कहा गया कि सेक्शन 73 जो है वो ऐसी सेल में लागू होगी जो कि जिसमें कोई भी ड्यूज बकाया नहीं थे, जो स्वतंत्र रूप से बेची गई हो, जिन पे कोई भी रेवेन्यू सेल या रेवेन्यू टैक्स कुछ भी बाकी नहीं। प्रोसीडिंग कंसर्निंग लैंड एक्विजिशन, सेकंड आता है सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी के मामले में कि भूमि अर्जन कार्यवाहियों में भी कंपनसेशन धन जो है वही समझा जाएगा जैसे कि प्रतिस्थापित सिक्योरिटी में दिया गया हो। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे नगर पालिका है, कहीं कॉरपोरेशन है या नगर निगम है, वो कोई उनके द्वारा कोई भूखंड एक्वायर किया गया और स्वामी को उसके स्थान पे कंपनसेशन के रूप में दूसरा प्लॉट अलॉट कर दिया। अब जो सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी के तौर पे जो प्रॉपर्टी थी उसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया और बिना संपूर्ण संपत्ति के वो डिक्री पारित की गई और संपूर्ण संपत्ति के विक्रय की घोषणा कर दी। जब डिक्री निष्पादित हुई तो वो खरीद ली गई। विक्रय प्रमाण पत्र में जो था सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी का उल्लेख नहीं किया गया, तो सेक्शन 73 जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी जो थी सिक्योरिटी सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी है वो सिद्धांत तभी लागू होगा जब ऑप्शन में उस प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया हो कि सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी ये है, तो फिर वो उस संपत्ति पे दावा कर सकेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है, जब बंधक संपत्ति के साथ नए रूप में कोई सब संपत्ति संलग्न करके रख दी जाती है और प्रतिभूति वहां पे नष्ट नहीं होगी, श्योरिटी जो है वो नष्ट नहीं होगी, ये इसका तात्पर्य। एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट सिक्योरिटी, प्रतिभूति प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत जो है वो दो प्रकार के मामलों में लागू होता है। जैसे जुडिशियल सेल,
या मॉर्गेज बाय को ओनर, कि जुडिशियल सेल या सहस्वामी द्वारा जब विक्रय होगा तो प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत लागू होगा। आज हम लोगों ने सेक्शन 72 और 73 को जाना कि बंधकदार के अधिकार क्या होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी, बंधकदार के दायित्व के बारे में जानेंगे। थैंक यू।